अगर तुम बेसिल, स्विट्जरलैंड के शांत औद्योगिक शहर तक ट्रेन लेते हो और सेंट्रल स्टेशन की तरफ चलते हो तो तुम्हें एक बिल्डिंग दिखेगी जो बिल्कुल अलग खड़ी है। यह एक ब्रूटलिस्ट सिलेंडर शेप की स्काईस्क्रेपर है जो हवा में 230 फीट ऊपर उठी है और बिल्कुल एक न्यूक्लियर कूलिंग टावर जैसी दिखती है। यह है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) का हेडक्वार्टर। यह दुनिया का सबसे एक्सक्लूसिव क्लब है। इसके में बस लोग नहीं हैं, वे सेंट्रल बैंक हैं। फेडरल रिजर्व, ECB, बैंक ऑफ जापान और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना सभी अपने गवर्नर्स को हर 2 महीने यहाँ सीक्रेट मीटिंग्स के लिए भेजते हैं। यह बिल्डिंग ऐसी ज़मीन पर खड़ी है जो तकनीकी तौर पर स्विट्जरलैंड का हिस्सा नहीं है। इसका लीगल स्टेटस एक एम्बेसी जैसा है। इसकी अपनी पुलिस फोर्स है। इसके डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। दुनिया का कोई भी जज उन्हें देखने की डिमांड नहीं कर सकता और इसके ऑफिशियल्स को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है। सभी मायनों में यह एक सॉवरेन स्टेट है जो पैसे के शासन के लिए समर्पित है। और इस टावर के अंदर लकड़ी से मढ़े कॉन्फ्रेंस रूम्स की एक सीरीज में निर्वाचित नहीं हुए टेक्नोक्रेट्स की एक कमेटी वो कोड लिखती है जो ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम चलाता है। ये हैं बेसल एकॉर्ड्स। ये वो अदृश्य कानून हैं जो तय करते हैं कि एक बैंक कितना पैसा उधार दे सकता है, वह कितना रिस्क ले सकता है और आखिरकार ग्लोबल इकॉनमी बूम होगी या बस्ट। यह समझने के लिए कि तुम्हारा मॉर्टगेज एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट हुआ या 2008 का क्राइसिस क्यों हुआ, तुम्हें वॉल स्ट्रीट को देखने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें बेसल के टावर को देखना होगा। बेसल एकॉर्ड्स की कहानी एक फेल्योर से शुरू होती है। 1974 में बैंक हाउस हेस्टार्ट नाम का एक जर्मन बैंक फेल हो गया। यह एक अराजक, गड़बड़ फेल्योर था जो ट्रेडिंग डे के बीच में हुआ। टाइम जोन के अंतर की वजह से हेस्टार्ट ने सुबह अमेरिकन बैंक से पेमेंट लिया, लेकिन दोपहर में उन्हें वापस चुकाने से पहले ही अपने दरवाजे बंद कर लिए। पैसा प्रभावी रूप से गायब हो गया। ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम जाम हो गया। G10 देशों के सेंट्रल बैंकर्स ने महसूस किया कि बैंकिंग ग्लोबल हो गई थी, लेकिन रेगुलेशन अभी भी लोकल था। तो एक जर्मन बैंक की फेल्योर अमेरिकन बैंक्स को नुकसान पहुंचा सकती थी। कोई हॉटलाइन नहीं थी, कोई स्टैंडर्ड नहीं था, कोई नियम नहीं थे। तो उन्होंने एक कमेटी बनाई, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन (BCBS). उनका मैंडेट सरल था, एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाओ ताकि बैंकों के पास क्रैश से बचने के लिए पर्याप्त सेफ्टी नेट हो। पहले दशक में उन्होंने बहस और चर्चा की, लेकिन 1988 में उन्होंने आखिरकार अपनी पहली मास्टरपीस जारी की, बेसल वन। यह सिर्फ 30 पेज का एक डॉक्यूमेंट था, लेकिन इसने दुनिया बदल दी। बेसल वन का कोर आइडिया था कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। कमेटी ने तय किया कि दुनिया के हर बैंक के पास उसकी एसेट्स के कम से कम 8% के बराबर कैपिटल होना चाहिए। अगर एक बैंक $100 उधार देता तो उसे लॉस अब्जॉर्ब करने के लिए वॉल्ट में अपनी $8 की इक्विटी रखनी पड़ती। यह सरल लगता था, यह समझदारी भरा लगता था, लेकिन शैतान डिटेल्स में छिपा था। कमेटी ने रिस्क वेटेड एसेट्स (RWA) नाम का एक कॉन्सेप्ट पेश किया। उन्होंने महसूस किया कि सभी लोन एक जैसे नहीं होते। US सरकार को लोन एक स्टार्टअप कंपनी को लोन से ज़्यादा सुरक्षित होता है। तो उन्होंने बकेट्स बनाए। उन्होंने अलग अलग एसेट्स को वे दिए। गवर्नमेंट डेट को 0% वे दिया गया। इसका मतलब था कि इसे रिस्क फ्री माना गया। एक बैंक को गवर्नमेंट बॉन्ड्स के खिलाफ कोई कैपिटल रखने की ज़रूरत नहीं थी। रेजिडेंशियल मॉर्टगेज को 50% वे दिया गया। कॉरपोरेट लोन को 100% वे दिया गया। इस सरल गणित ने मूल रूप से ग्लोबल इकॉनमी को रिक कर दिया। गवर्नमेंट डेट को 0% वेटिंग देकर बेसल कमेटी ने प्रभावी रूप से दुनिया के हर बैंक को बता दिया, अगर तुम सरकार को उधार दोगे तो यह फ्री है, अगर तुम किसी बिजनेस को उधार दोगे तो यह महंगा है। इसने सॉवरेन डेट के लिए एक अतिरिक्त डिमांड पैदा कर दी। इसने सरकारों को मैसिव डेफिसिट चलाने की इजाज़त दी क्योंकि बैंक रिस्क फ्री एसेट से अपनी बैलेंस शीट पैड करने के लिए उनके बॉन्ड खरीदने के लिए उत्सुक थे। इसने हाउसिंग बूम को भी प्रोत्साहित किया क्योंकि मॉर्टगेज को बिजनेस लोन से सिर्फ आधे कैपिटल की ज़रूरत थी। बैंकों ने अपना पोर्टफोलियो रियल एस्टेट की तरफ आक्रामकता से शिफ्ट कर दिया। बेसल वन के नियमों ने सिर्फ मार्केट को रेगुलेट नहीं किया, उन्होंने इसे डिस्टॉर्ट किया। इन्होंने बैंकों को प्रोडक्टिव इंडस्ट्री को फंडिंग देना बंद करने और सरकारी ब्यूरोक्रेसी और हाउसिंग बबल्स को फंडिंग शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन बैंक चालाक होते हैं। उन्होंने बेसल वन के नियमों को देखा और एक लूपहोल ढूंढ निकाला। नियमों के अनुसार कॉरपोरेट लोन के लिए 8% कैपिटल चाहिए था, लेकिन अगर बैंक ने लोन किसी और को बेच दिया तो उन्हें कोई कैपिटल नहीं चाहिए था। इससे सिक्योरिटाइजेशन के मॉडर्न युग का जन्म हुआ।
बैंकों को एहसास हुआ कि वे एक लोन ओरिजिनेट कर सकते हैं, उसे एक बॉन्ड में पैकेज कर सकते हैं और उसे अपनी बैलेंस शीट से बेच सकते हैं। ऐसा करके वे तकनीकी रूप से अपने रिस्क वेटेड एसेट्स कम कर सकते थे और ज़्यादा उधार दे सकते थे। यह 2008 के क्राइसिस का बीज था। ओरिजिनेट टू डिस्ट्रीब्यूट मॉडल, जहां बैंकों को लोन की क्वालिटी की परवाह नहीं थी क्योंकि वे उसे रख नहीं रहे थे, सीधे तौर पर बेसल कैपिटल नियमों से प्रोत्साहित हुआ। बैंक सिर्फ अपने रेगुलेटरी मैथ को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे थे। 1990 के दशक के अंत तक सबको एहसास हो गया कि बेसल वन बहुत क्रूर था। यह एक ब्लंट इंस्ट्रूमेंट था। तो कमेटी टावर में ड्राइंग बोर्ड पर वापस गई। उन्होंने सीक्वल क्राफ्ट करने में साल बिताए। 2004 में उन्होंने बेसल 2 रिलीज किया। अगर बेसल 1 एक पैम्फलेट था तो बेसल 2 एक फ़ोन बुक थी। यह कॉम्प्लेक्स फार्मूले के सैकड़ों पेज थे। लक्ष्य था रिस्क वेटिंग को ज़्यादा साइंटिफिक बनाना, सिर्फ यह कहने के बजाय कि सभी कॉर्पोरेट लोन 100% हैं। उन्होंने क्रेडिट रेटिंग्स पर भरोसा करने का फैसला किया। अगर एक कंपनी को मूडीज या S&P से ये रेटिंग मिली तो बैंक को कम कैपिटल चाहिए था। अगर उसे B रेटिंग मिली तो ज़्यादा चाहिए था। इसने ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम की सुरक्षा को न्यूयॉर्क की 3 प्राइवेट रेटिंग एजेंसियों को आउटसोर्स कर दिया। हम सब जानते हैं कि यह कैसे खत्म हुआ, लेकिन बेसल 2 ने एक और बड़ी गलती की। इसने इंटरनल रेटिंग्स बेस्ड IRB अप्रोच पेश किया। यह बड़े बैंकों को दी गई एक रियायत थी। JP मॉर्गन और डॉचे बैंक जैसे दिग्गजों ने तर्क दिया कि वे इतने सोफिस्टिकेटेड हैं कि वे रिस्क कैलकुलेट करने के लिए अपने कंप्यूटर मॉडल बना सकते हैं। उन्होंने कहा, हम पर भरोसा करो, हमारा मैथ तुम्हारे नियमों से बेहतर है। बेसल कमेटी ने मान लिया। उन्होंने सबसे बड़े बैंकों को अपने इंटरनल मॉडल इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी ताकि वे तय कर सके कि उन्हें कितने कैपिटल की ज़रूरत है। पीछे मुड़कर देखें तो यह पागलपन था। यह छात्रों को अपने ही एग्ज़ाम ग्रेड करने देना था। अनपेक्षित रूप से बैंक के इंटरनल मॉडल हमेशा एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते, हम सुपर सेफ हैं और हमें ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। बैंकों ने अपने कैपिटल बफर्स को रेज़ थिन मार्जिन तक सिकोड़ने के लिए इन मॉडल्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने अधिकतम प्रॉफिट के लिए अपनी बैलेंस शीट ऑप्टिमाइज की, यह मानते हुए कि उनके वैल्यू एट रिस्क मॉडल परफेक्ट थे। बेसल 2 के नियम यूरोप में 2008 क्रैश के ठीक समय पर फुली इम्प्लीमेंट किए गए। वास्तव में कई यूरोपियन बैंक बेसल 2 के नियम फॉलो कर रहे थे जब उन्होंने अमेरिकन सबप्राइम मॉर्टगेज बॉन्ड्स खरीदे। क्योंकि रेटिंग एजेंसियों ने उन्हें AAA स्टैम्प कर दिया था। बेसल 2 नियमों के तहत AAA रेटेड मॉर्टगेज बॉन्ड का रिस्क वेट बहुत कम था। यह कैपिटल एफिशिएंट था। एक बैंक जहरीले सबप्राइम स्लज के अरबों डॉलर रख सकता था और रेगुलेटर से कह सकता था, देखो, बेसल नियमों के मुताबिक हम परफेक्टली कैपिटलाइज्ड हैं। नियमों ने रिस्क के जमाव को रोका नहीं, उन्होंने इसे छिपा दिया। उन्होंने एक विशाल जुए को वैज्ञानिक आवरण दिया। जब हाउसिंग मार्केट पलटा तो ये रेटिंग्स वाष्पित हो गईं। इंटरनल मॉडल टूट गए और बैंकों को एहसास हुआ कि उनके पास लॉस अब्जॉर्ब करने के लिए लगभग कोई वास्तविक इक्विटी नहीं थी। जो सिस्टम क्रैश रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया था वह बम के लिए एक कैमोफ्लाज के रूप में काम कर गया। 2008 का पतन टावर के टेक्नोक्रेट्स के खिलाफ एक सीधा इंडिक्टमेंट था। उनकी रिस्क वेट गलत थी, क्रेडिट रेटिंग्स पर उनकी निर्भरता विनाशकारी थी और इंटरनल मॉडल्स में उनका भरोसा नाइव था। लेकिन क्राइसिस के बाद प्रतिक्रिया सिस्टम को खत्म करने की नहीं थी, प्रतिक्रिया थी दोगुना जोर लगाना। रेगुलेटर्स ने तर्क दिया कि समस्या ग्लोबल नियमों के कॉन्सेप्ट की नहीं थी, बल्कि यह थी कि नियम पर्याप्त सख्त नहीं थे। वे फिर से बेसल में जमा हुए। मूड गंभीर था, दुनिया की इकॉनमी चल रही थी और क्राइसिस के इराक से उन्होंने त्रयी की तीसरी किस्त बेसल 3 ड्राफ्ट करना शुरू किया। इस बार उन्होंने वादा किया कि कोई लूपहोल नहीं होगा। इस बार वे बैंकों को बुलेट प्रूफ बनाएंगे। लेकिन पिछले युद्ध को ठीक करने के उत्साह में उन्होंने अगले के लिए हालात पैदा कर दिए होंगे। बेसल 3 का रोल आउट एक नेगोशिएशन नहीं था, यह एक आरोपण था। 2008 की क्राइसिस के बाद टावर ऑफ बेसिल के सेंट्रल बैंकर्स का वॉल स्ट्रीट के सेल्फ रेगुलेशन से धैर्य टूट गया था। उन्होंने एक रेगुलेटरी केज इतना मजबूत बनाने का फैसला किया कि कोई बैंक कभी उससे बच ना सके। नए नियम 2010 में फाइनलाइज हुए और अगले दशक में धीरे धीरे लागू हुए। बैंकों को रिस्क लेने वाले कैसीनो से बोरिंग यूटिलिटी जैसे किलों में बदलने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। उन्होंने बैंकों के पास रखने वाले कैपिटल की मात्रा बढ़ा दी। उन्होंने एक लेवरेज रेशो पेश किया, एक हार्ड कैप की एक बैंक कितना कर्ज ले सकता है, चाहे रिस्क मॉडल कुछ भी कहे। लेकिन बेसल 3 का सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव
और कंट्रोवर्शियल हिस्सा था एक नया नियम लिक्विडिटी कवरेज रेशियो एलसीआर। एलसीआर लेहमन ब्रदर्स के ट्रॉमा से पैदा हुआ था। रेगुलेटर्स को एहसास हुआ कि लेहमन एसेट्स खत्म होने से नहीं मरा, वह कैश खत्म होने से मरा। उस पर एक रन हुआ और वह अपने मॉर्टगेज बॉन्ड्स को पैसे में इतनी तेजी से नहीं बदल सका कि बिल चुका सके। तो बेसल कमेटी ने एक नियम बनाया, हर बैंक के पास पर्याप्त हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स HQLA होने चाहिए ताकि वह 30 दिन तक चलने वाले एक बड़े स्ट्रेस सिनारियो से बच सके। सरल भाषा में, बैंकों को कैश और आसानी से बिकने वाले बॉन्ड्स का एक विशाल इमरजेंसी फंड वॉल्ट में बिना कुछ किए रखने के लिए मजबूर किया गया। बस अगर दुनिया खत्म हो जाए। सतह पर यह कॉमन सेंस लगता है, बैंकों के पास इमरजेंसी फंड कौन नहीं चाहेगा, लेकिन फाइनेंस की दुनिया में फ्री लंच जैसी कोई चीज नहीं है। एलसीआर ने मौलिक रूप से बैंकिंग के बिजनेस मॉडल को बदल दिया। इसने परिभाषित किया कि एसेट क्या है। नए नियमों के तहत सबसे अच्छी एसेट जो एक बैंक रख सकता था वह थी गवर्नमेंट डेट US ट्रेजरीज, जर्मन बॉन्ड्स। इन्हें लेवल 1 एसेट माना गया, परफेक्टली लिक्विड, परफेक्टली सेफ। दूसरी ओर छोटे बिजनेस को लोन, शिपिंग के लिए ट्रेड फाइनेंस या कॉरपोरेशन को लाइन्स ऑफ क्रेडिट को लिक्विड माना गया। उन्हें दंडित किया गया। नतीजा एक बड़ा बिहेवियरल शिफ्ट था। बैंक इकोनॉमिक ग्रोथ के इंजन की तरह काम करना बंद कर गए और सरकारी कर्ज के स्टोरेज लॉकर की तरह काम करने लगे। 2010 से US और यूरोप के बैंकिंग सिस्टम ने सॉवरेन बॉन्ड्स की अपनी होल्डिंग्स आक्रामकता से बढ़ाई हैं, जबकि रियल इकोनॉमी को उनकी लेंडिंग स्थिर रही है। इसने डरावना डूम लूप बना दिया। बेसल नियमों ने बैंकों की नियति को सरकार की नियति से और भी कसकर बांध दिया। बैंकों को LCR को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट डेट खरीदने को मजबूर करके रेगुलेटर्स ने यह कर दिया कि अगर कभी सरकार डिफ़ॉल्ट करती या बॉन्ड यील्ड्स बढ़ते, कीमत गिरती, तो पूरा बैंकिंग सिस्टम दिवालिया हो जाएगा। हमने इसका पूर्वावलोकन 2023 में सिलिकॉन वैली बैंक के पतन में देखा। SVB ठीक इसलिए फेल हुआ क्योंकि उसने बेसल प्लेबुक फॉलो किया। उसने सेफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदे, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़े तो उन बॉन्ड्स की कीमत क्रैश हो गई। जो नियम बैंकों को सेफ बनाने के लिए थे वही चीज़ थी जिसने उसे मार डाला। लेकिन बेसल 3 का सबसे गुप्त प्रभाव फाइनेंशियल मार्केट्स के प्लम्बिंग पर पड़ा। बैंकों को सुरक्षित बनाने के उत्साह में रेगुलेटर्स ने उन्हें कठोर बना दिया। उन्होंने उस लचीलेपन को छीन लिया जो एक संकट में ज़रूरी होता है। यह 17 सितंबर 2019 को रेपो स्पाइक के दौरान भयानक रूप से स्पष्ट हो गया। रेपो मार्केट वह जगह है जहां बैंक रातों रात एक दूसरे को कैश उधार देते हैं। यह वह तेल है जो ईंधन चलाता है। उस मंगलवार को कॉम्प्लेक्स कारणों से कैश की मांग बढ़ गई। पुराने दिनों में JP मॉर्गन चेस जैसा एक विशाल बैंक जो सैकड़ों अरबों डॉलर के कैश रिजर्व पर बैठा था, आगे आता। वह कैश उधार देता, प्रॉफिट कमाता और मार्केट को शांत करता। बैंक यही करते हैं। लेकिन उस दिन JP मॉर्गन ने हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे। सीरीरो जेमी डायमंड ने बाद में कारण बताया। उन्होंने कहा कि हालांकि बैंक के पास कैश था, वह कैश उधार नहीं दे सकता था क्योंकि लिक्विडिटी कवरेज रेशियो की वजह से अगर उन्होंने कैश उधार दिया तो उनका LCR नंबर रेगुलेटरी मिनिमम से नीचे गिर जाएगा और बेसिल और वाशिंगटन के टावर के सुपरवाइजर्स उन पर टनों ईंटों की तरह टूट पड़ेंगे। रेगुलेशन एक सीधा जैकेट की तरह काम किया। इसने बैंक को तरलता जमा करने के लिए मजबूर किया, ठीक उस समय जब मार्केट को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। नतीजा फाइनेंशियल सिस्टम का बैकग्राउंड था जिसने फेडरल रिजर्व को सैकड़ों अरबों डॉलर के साथ हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर किया। बेसल 3 ने एक सुरक्षा विरोधाभास बना दिया था। व्यक्तिगत बैंकों को सुरक्षित बनाकर इसने सिस्टम को अधिक नाजुक बना दिया क्योंकि इसने शॉक अब्जॉर्बर्स हटा दिए थे। यह कठोरता मेन स्ट्रीट तक भी फिल्टर हो गई, जिससे लेनदेन का कंप्यूटर कहता है ना युग बना। बेसल 3 के तहत कॉम्प्लायंस की लागत आसमान छू गई। हर लोन को जस्टिफाई, रिस्क वेटेड और रिपोर्ट करना पड़ता था। एक बैंक के लिए एक लोकल बेकरी को $50,000 उधार देना अलाभकारी हो गया। उस छोटे लोन को प्रोसेस करने की रेगुलेटरी लागत एक विशाल कॉरपोरेशन को $50 मिलियन का लोन प्रोसेस करने के लगभग बराबर थी। लेकिन कैपिटल चार्ज ज्यादा था क्योंकि बेकरी के पास क्रेडिट रेटिंग नहीं थी। तो बैंक पीछे हट गए। उन्होंने छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों को उधार देना बंद कर दिया। उन्होंने स्थानीय शाखाएं बंद कर दी। उन्होंने वेल्थ मैनेजमेंट और ट्रेडिंग पर फोकस किया जहां मार्जिन ज्यादा थे और बेसल मैथ अनुकूल था। इकोनॉमी का ज़ोंबीफिकेशन, धीमी ग्रोथ, गतिशीलता की कमी आंशिक रूप से इन गुप्त नियमों का नतीजा है। पूंजी किले में फंसी हुई है।
10 साल पहले हुए संकट से बचाव कर रही है, भविष्य बनाने में लगने के बजाय। इसके अलावा बेसल III ने ग्लोबल सिस्टेमिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स GSIB के प्रभुत्व को मजबूत किया। नियम इतने जटिल हैं और कॉम्प्लायंस लागत इतनी ऊंची है कि केवल विशाल दिग्गज JP मॉर्गन, सिटी, HSBC उनका पालन कर सकते हैं। छोटे सामुदायिक बैंक कागजी कार्रवाई के बोझ तले कुचले जा रहे हैं। इससे बड़े पैमाने पर समेकन हुआ है। टू बिग टू फेल बैंक और भी बड़े हो गए हैं। प्रभावी रूप से विनियमित उपयोगिताओं के रूप में कार्य करते हुए लाल फीताशाही की खाई से सुरक्षित बेसल कमेटी ने दिग्गजों को नियंत्रित करने की कोशिश में अनजाने में उनके प्रतिस्पर्धियों को मार डाला। लेकिन बेसल के टेक्नोक्रेट अभी खत्म नहीं हुए हैं। बैंकों के बेसल III को बचाने के लिए संघर्ष करते हुए भी कमेटी उस पर अंतिम रूप दे रही है जिसे उद्योग बेसल IV कहता है। हालांकि रेगुलेटर्स इसे बेसल III एंड गेम कहने पर जोर देते हैं। यह अंतिम अपडेट उन इंटरनल मॉडल्स पर हमला है जिन्होंने यूरोपीय बैंकों को सिस्टम को गेम करने दिया। रेगुलेटर्स एक आउटपुट फ्लोर स्थापित करना चाहते हैं, एक नियम जो कहता है हमें परवाह नहीं कि तुम्हारा फैंसी कंप्यूटर मॉडल क्या कहता है, तुम स्टैंडर्ड फॉर्मूला से आवश्यक कैपिटल के 72.5% से कम नहीं रख सकते। यूरोपीय बैंक चिल्ला रहे हैं। उनका तर्क है कि इससे उनकी कैपिटल आवश्यकताएं अरबों डॉलर बढ़ जाएंगी, जिससे उन्हें और भी कम उधार देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अमेरिकी इसके लिए दबाव डाल रहे हैं। यह एक ट्रांसअटलांटिक टग ऑफ वॉर है जो स्प्रेडशीट से लड़ी जा रही है और जो अगले दशक के लिए पश्चिमी दुनिया की उधार देने की क्षमता तय करेगी। बेसल एकॉर्ड्स एक मौलिक अहंकार पर काम करते हैं। यह विश्वास कि जोखिम को एक समिति द्वारा मापा, वर्गीकृत और प्रबंधित किया जा सकता है। वे मानते हैं कि अगला संकट पिछले जैसा दिखेगा। उन्होंने मॉर्टगेज डिफॉल्ट के खिलाफ एक मैजिनोट लाइन बनाई, लेकिन अगला युद्ध एक साइबर हमला या महामारी या एक सॉवरेन डेट संकट हो सकता है। सभी बैंकों को एक ही रणनीति अपनाने के लिए मजबूर करके सरकारी बॉन्ड खरीदो, नकदी जमा करो, जोखिम भरे व्यावसायिक ऋणों से बचो। बेसल III ने एक एकल संस्कृति बना दी है। जीव विज्ञान में एकल संस्कृति रोग के प्रति संवेदनशील होती है। अगर मक्का की एक प्रजाति बीमार हो जाए तो पूरा खेत मर जाता है। वित्त में अगर सभी बैंक समान सुरक्षित परिसंपत्तियां रखते हैं और वे परिसंपत्तियां अचानक असुरक्षित हो जाती हैं, जैसे 2023 में ट्रेजरी, तो सभी बैंक एक साथ बीमार हो जाते हैं। कानून द्वारा अनिवार्य यह झुंड व्यवहार अंतिम प्रणालीगत जोखिम है। जैसा कि हम आज बैंकिंग परिदृश्य को देखते हैं, यह शांत दिखता है। पूंजी अनुपात अधिक हैं, किले बनाए गए हैं, लेकिन दीवारों के बाहर एक नया खतरा बढ़ रहा है क्योंकि बैंकों ने जोखिम भरे उधारकर्ताओं को उधार देना बंद कर दिया है। ऋण की मांग गायब नहीं हुई है, यह बस स्थानांतरित हो गया। यह छाया में चला गया। यह निजी क्रेडिट फंड, फिनटेक ऋणदाताओं और बाजार के अविनियमित कोनों में चला गया जहां बेसल नियम लागू नहीं होते। बेसिल का टावर बैंकों को वश में कर चुका होगा, लेकिन ऐसा करके उसने जोखिम को अंधेरे में धकेल लिया होगा जहां यह अनदेखा, अमापा और अनियंत्रित रूप से बढ़ रहा है। बेसल एकॉर्ड्स का सर्वोच्च विडंबना यह है कि बैंकिंग प्रणाली को विफलता सुरक्षित बनाने के उनके प्रयास में उन्होंने बस विफलता को एक ऐसी जगह स्थानांतरित कर दिया जहां वे इसे नहीं देख सकते। वेल्स फार्गो या डॉचे बैंक जैसे पारंपरिक बैंकों के लिए वास्तविक व्यवसायों को उधार देना महंगा बनाकर रेगुलेटर्स ने एक निर्वात बना दिया। और वित्त में एक निर्वात हमेशा भरा जाता है। इससे निजी क्रेडिट और शैडो बैंकिंग में उछाल आया। आज अगर एक मध्यम आकार की सॉफ्टवेयर कंपनी या निर्माण फर्म को ऋण की आवश्यकता है तो वे अक्सर बैंक के पास नहीं जाते। वे ब्लैकस्टोन, अपोलो या KKR जैसे निजी इक्विटी दिग्गज के पास जाते हैं। ये फर्म बैंक नहीं हैं। वे दादी से जमा स्वीकार नहीं करते, इसलिए वे बेसल नियमों के अधीन नहीं हैं। उन्हें समान पूंजी बफर रखने की जरूरत नहीं है। उनके पास लिक्विडिटी कवरेज रेशो नहीं है। वे उन जोखिमों को ले सकते हैं जिन्हें विनियमित बैंक छू नहीं सकते। इससे एक दो स्तरीय वित्तीय प्रणाली बन गई है। स्तर एक साफ सुथरी प्रणाली है, विनियमित बैंक जो सारी सरकारी कर्ज रखते हैं और भुगतान संसाधित करते हैं लेकिन बहुत कम वास्तविक जोखिम भरा उधार देते हैं। स्तर 2 छाया प्रणाली है, अविनियमित फंड जो वास्तव में अर्थव्यवस्था चलाते हैं। जोखिम गायब नहीं हुआ है, यह बस बैंकों की बैलेंस शीट से प्रवास कर गया है जिसकी सरकार गारंटी देती है, निजी फंड की बैलेंस शीट पर जिसकी सैद्धांतिक रूप से गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ डरावना सवाल है, अगर एक बड़ा निजी क्रेडिट फंड ध्वस्त हो जाता है, क्या सरकार वास्तव में इसे जलने देगी?
क्या हमने बस एक नई श्रेणी के टू बिग टू फेल संस्थान बना दिए हैं जो बेसिल के टावर के नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हैं? रेगुलेटर्स वैक ए मोल का खेल खेल रहे हैं। उन्होंने बैंकों पर हथौड़ा चलाया और जोखिम छाया क्षेत्र में पॉप अप हो गया। वे अब गैर बैंकों को विनियमित करने की बात कर रहे हैं, लेकिन बाजार कमेटी से तेज चलता है। लेकिन बेसल आर्किटेक्चर में सबसे खतरनाक खामी छाया बैंकों के बारे में नहीं है, यह नींव के बारे में है। पूरी प्रणाली इस आधार पर बनी है कि सॉवरेन डेट जोखिम मुक्त है। बेसल नियम प्रमुख सरकारों के कर्ज को 0% जोखिम भर देते हैं। इससे बैंक यूएस ट्रेजरी, जापानी जेजीबी और यूरोजोन बॉन्ड खरीदने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। यह मानता है कि सरकार हमेशा अपने कर्ज चुकाने के लिए पैसा छाप सकती है। तो डिफ़ॉल्ट असंभव है, लेकिन डिफ़ॉल्ट ही एकमात्र जोखिम नहीं है, ब्याज दर जोखिम भी है। हमने इसे 2022 और 2023 में देखा जब मुद्रास्फीति बढ़ी, केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ाईं, उन सुरक्षित सरकारी बॉन्डों का मूल्य क्रैश हो गया। एक 30 साल के यूएस ट्रेजरी बॉन्ड ने अपने मूल्य का लगभग 50% खो दिया। बेसल नियमों के तहत बैंकों को अक्सर इन बाजार के नुकसानों को नज़रअंदाज करने की अनुमति है अगर वे बॉन्ड को परिपक्वता तक रखने के रूप में वर्गीकृत करते हैं। वह दिखावा कर सकते हैं कि बॉन्ड अभी भी 100 सेंट्स ऑन द डॉलर के लायक है, भले ही बाजार कहे कि यह 60 के लायक है। यह एक काल्पनिक बैलेंस शीट बनाता है। इसका मतलब है कि पूंजी अनुपात जो बैंक सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट करते हैं, वे संख्या जो कहती हैं कि हम सुरक्षित हैं, अक्सर एक मृगतृष्णा होती हैं। अगर बैंकों को अपने सभी जोखिम मुक्त सरकारी बॉन्ड्स को वास्तविक बाजार मूल्य पर चिह्नित करने के लिए मजबूर किया जाता, तो उनमें से कई तकनीकी रूप से दिवालिया होते। बेसल नियम जो पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे, उन्होंने एक झूठ को संस्थागत बना दिया है। वे बैंकिंग प्रणाली को यह तथ्य छिपाने की अनुमति देते हैं कि सरकारी बॉन्ड बबल फट गया है। रेगुलेटर्स इसे ठीक करने से डरते हैं क्योंकि अगर उन्होंने बैंकों को नुकसान स्वीकार करने के लिए मजबूर किया तो यह उसी घबराहट को ट्रिगर कर देगा जिसे वे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर कोई दिखावा करना जारी रखने के लिए सहमत है। इसके अलावा बेसल एकॉर्ड्स नए शीत युद्ध का शिकार हो रहे हैं। यह प्रणाली वैश्वीकरण के युग में डिज़ाइन की गई थी, यह मानते हुए कि पैसा तटस्थ है। लेकिन 2022 में रूस पर प्रतिबंधों के बाद, जहां पश्चिम ने केंद्रीय बैंक भंडार को हथियार बनाया, वैश्विक सहमति टूट रही है। चीन और रूस जैसे देश बेसल मानकों को पश्चिमी वर्चस्व के उपकरण के रूप में देखते हैं। वे जानते हैं कि नियम अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी ट्रेजरी का पक्ष लेते हैं। जैसे जैसे ब्रिक्स देश अपनी स्वयं की वित्तीय वास्तुकला बना रहे हैं, वे बेसल मानकों से अलग होने की संभावना रखते हैं। हम एक विखंडित दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, एक पश्चिमी खंड जो बेसल के कठोर पूंजी भारी नियमों का पालन करता है और एक पूर्वी खंड जो राज्य निर्देशित नियमों के एक अलग सेट से खेलता है। एक एकीकृत वैश्विक बैंकिंग मानक का सपना बीआईएस के गलियारों में मर रहा है। अंततः बेसल एकॉर्ड्स बेकर पर तकनीक तंत्र की विजय का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे इस विश्वास पर आधारित हैं कि स्विट्जरलैंड में पीएचडी की एक समिति ओहियो या ओसाका में एक बैंक के लिए पूंजी की सही मात्रा की गणना कर सकती है। वे मानते हैं कि जोखिम एक गणितीय चर है जिसे हल किया जा सकता है, लेकिन इतिहास हमें सिखाता है कि जोखिम मानवीय है, यह व्यवहारिक है, यह अप्रत्याशित है। सभी बैंकों को एक जैसा दिखने, एक जैसा कार्य करने और समान संपत्ति रखने के लिए मजबूर करके बेसल ने वित्त की एक एकल संस्कृति बना दी है। इसने बैंकिंग से निर्णय को हटा दिया है और इसे अनुपालन से बदल दिया है। हमने एक ऐसी प्रणाली बनाई है जो पिछले संकट के खिलाफ अविश्वसनीय रूप से मजबूत है, लेकिन अगले के लिए अविश्वसनीय रूप से नाजुक है। बेसिल का टावर ऊंचा खड़ा है, दुनिया को नीचे देखता हुआ, अपने सूत्रों में आश्वस्त, लेकिन इसके नीचे की जमीन भू राजनीति, मुद्रास्फीति और छाया बैंकिंग की बदलती रेत वास्तुकारों के कंक्रीट डालने से तेजी से बढ़ रही है। अगली बार जब आप एक राजनेता को यह कहते सुने कि बैंकिंग प्रणाली मजबूत है, तो टावर को याद रखें। याद रखें कि बेसल बोली में मजबूत का मतलब है सरकारी कर्ज से भरा हुआ। याद रखें कि उधार देना बंद हो गया है, और याद रखें कि नियम बैंकों को आपसे बचाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जरूरी नहीं कि आपको बैंकों से बचाने के लिए। हम एक प्रबंधित अर्थव्यवस्था में रह रहे हैं जो एक स्विस इलाके में गुप्त हस्तक्षेप द्वारा निर्देशित है, जहां प्राथमिक लक्ष्य समृद्धि नहीं है बल्कि यथास्थिति का संरक्षण है। बेसल एकॉर्ड्स ने कैसीनो को ठीक नहीं किया, उन्होंने सिर्फ यह सुनिश्चित किया कि घर और सरकार कभी न हारे। गंभीर, सीधा कैमरा,
बेसल नियमों ने बैंक की उधार देने की क्षमता को कुचल दिया, जिसने एक नए खिलाड़ी के लिए एक बड़ा अवसर पैदा कर दिया। वॉल स्ट्रीट पर एक फर्म है जो अब बैंकों से बड़ी है, फिर से अधिक शक्तिशाली है और S&P 500 की लगभग हर कंपनी का एक हिस्सा मालिक है। वे दुनिया के सच्चे छाया बैंक हैं। मैं ब्लैक रॉक की बात कर रहा हूं। अगले वीडियो में हम अलादीन कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जा रहे हैं, वह एआई जो दुनिया की $20 ट्रिलियन की संपत्ति को चुपके से प्रबंधित करता है। क्या यह अंतिम जोखिम प्रबंधक है या यह बड़े पैमाने पर वित्तीय विनाश का हथियार है? आपको यह देखना चाहिए। मौन को तोड़ने के लिए उस लाइक बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें ताकि आप ब्लैक रॉक जांच न चुकें। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और एक कमेंट छोड़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यहाँ दिए गए किसी भी QR कोड से मुझे एक कॉफ़ी खरीदने पर विचार करें।